हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा के साथ यहाँ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, उसके अलावा आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ दिन से मैं कमेंट्स देख रहा था आप लोगों के, जहां उन्होंने आप लोग ने कहा कि सर कुछ ऐसी स्टोरी लाइए जहां पर कुछ एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग हो। तो दोस्तों, इसी तरह की ये स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे आपको एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, साथ में सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्लंडर। दोस्तों, ब्लंडर ये जो वर्ड है ये एक नाउन है, जिसका अर्थ होता है कोई भी बड़ी भूल। कोई भी भूल होती है उसे आमतौर पर हम मिस्टेक कहते हैं। और यदि कोई बड़ी भूल हो, कोई बड़ी चूक हो, तो उसे ब्लंडर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ी भूल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग मिलेंगे, तो आप उन्हें नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Vikram had made up his mind. He would take the Betal to the ascetic as he had promised. क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब जब पास्ट में किसी क्रिया का होना पाया जाए। और जब हम पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेकअप माइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अपना मन बना लेना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है मेड अप। तो क्या अर्थ हुआ? विक्रम हैड मेड अप हिज माइंड। और ये जो विक्रम है ये विक्रम राजा के बारे में बात हो रही है। मतलब जो विक्रम थे उन्होंने अपना मन बना लिया था। किस चीज़ का मन बनाया था? कि ही वुड टेक द बेताल। टेक मतलब ले जाना। ही वुड टेक द बेताल मतलब वो बेताल को ले जाएंगे टू एसेटिक। दोस्तों, एसेटिक का मतलब होता है कोई मुनि, संत, साधु, उसे एसेटिक कहा जाता है। कि वो बेताल को साधु के पास ले जाएंगे। एज जैसे कि ही हैड प्रोमिस्ड, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला दोस्तों? कि जो विक्रम थे उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वह बेताल को साधु के पास ले जाएंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। आगे देखिए। ही अगेन गेन्ड कंट्रोल ऑफ द कॉर्प्स एंड सेट आउट। दोस्तों, गेन का मतलब होता है किस चीज़ को हासिल करना, प्राप्त करना। सेकंड फॉर्म में गेंड। और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये गेन की सेकंड फॉर्म में गेंड। ही अगेन गेंड कंट्रोल मतलब उन्हें दोबारा नियंत्रण मिल गया। ऑफ द कॉप्स मतलब लाश का। कॉप्स मतलब लाश, जो शव था, लाश था, उसके ऊपर उनको नियंत्रण मिल गया। एंड सेट आउट और वो निकल पड़े। बेताल बिगेन अ न्यू स्टोरी। दोस्तों, बिगिन मतलब होता है शुरू करना। सेकंड फॉर्म बिगेन। बेताल बिगेन ए न्यू स्टोरी। बेताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। विच रैन एज फॉलोइंग, जो इस तरह से चलती है। और दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं विक्रम बेताल की कहानी में कि जो राजा विक्रम है वो बेताल को पकड़ने जाते हैं, और जो बेताल है वो हर बार उन्हें एक नई कहानी सुनाता है और उस कहानी के अंत में उनसे कुछ पूछता है। तो ये भी इसी तरह से है। अब हम आगे इसको पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हमें कहानी के बारे में पता चलेगा। वन प्रिंस धर्मा ऑफ धर्मपुर वेंट टू अ टेम्पल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड अंगद, हु वॉज सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। गो मतलब जाना। सेकंड फॉर्म में वेंट मतलब वन प्रिंस धर्मा मतलब एक राजकुमार धर्मा ऑफ धर्मपुर, धर्मपुर का राजकुमार धर्मा। वेंट टू अ टेम्पल वो एक मंदिर गया। अलोंग विद हिज फ्रेंड, अलोंग मतलब साथ, अलोंग विद हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्त के साथ। अलोंग विद हिज फ्रेंड अंगद, अपने दोस्त अंगद के साथ। हु वॉज सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ हु का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ अंगद का रेफरेंस दिया गया है। हु वॉज सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मतलब कि जो मुख्यमंत्री का बेटा था। द प्रिंस हैपेंड टू सी एन इनक्रेडिबल ब्यूटी इन द टेम्पल क्राउड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये यहाँ हैपेंड का प्रयोग किया गया। आमतौर पर हैपन का मतलब आपको ज़रूर पता होगा। हैपन का मतलब होता है कुछ चीज़ का घटित होना, लेकिन कई बार इसे वर्ब के इसे सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। जब हम कोई वाक्य में ये दर्शाते हैं कि कोई भी काम बिना किसी योजना के अचानक हो जाता है, तब वहाँ पर हैपन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों इनक्रेडिबल का मतलब होता है बिल्कुल अद्भुत, ब्यूटी मतलब सौंदर्य। द प्रिंस हैपेंड टू सी एन इनक्रेडिबल ब्यूटी, जो राजकुमार था उसका एक अद्भुत सुंदरता को, सौंदर्य को देखना हुआ। इन द टेम्पल क्राउड, मंदिर की भीड़ में। ही ड्रू हिज फ्रेंड अंगद टू अ साइड। दोस्तों ड्रॉ मतलब खींचना, सेकंड फॉर्म में ड्रू। ही ड्रू हिज फ्रेंड अंगद टू अ साइड, मतलब उसने अपने दोस्त अंगद को एक तरफ खींचा। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा। डू यू नो हु शी इज़। दोस्तों ये जो वाक्य है डू यू नो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर ता है ती है जैसे शब्द आते हैं, और ये उसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि सब्जेक्ट यू वी या फिर प्लूरल होता है तो डू का यूज़ होता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट ही शी या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तो डस का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल यू है तो उसके साथ डू का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, ही ड्रू हिज फ्रेंड अंगद टू अ साइड, मतलब अपने दोस्त अंगद को एक तरफ ले गया। एंड आस्क्ड, और पूछा। डू यू नो हु शी इज़, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है। आई डोंट, मैं नहीं जानता। बट आई विल फाइंड आउट, और दोस्तों यहाँ विल का प्रयोग किया गया। ये हमारा फ्यूचर का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, जहाँ विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। तो उसने क्या कहा, आई डोंट मतलब मैं नहीं जानता, बट आई विल फाइंड आउट, लेकिन मैं पता लगा लूँगा। ही कॉन्टेक्टेड द प्रीस्ट एंड आस्क्ड अबाउट द गर्ल। दोस्तों कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क करना, और ये सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही कॉन्टेक्टेड द प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, मतलब उसने पुजारी से संपर्क किया। एंड आस्क्ड अबाउट द गर्ल, और लड़की के बारे में पूछा। द प्रीस्ट रिवील्ड दैट शी वॉज ए वॉशरमैन्स डॉटर। दोस्तों यहाँ वॉशरमैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है काके की। जब हम व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। वॉशरमैन होता है मछुआरा, तो वॉशरमैन्स डॉटर मतलब मछुआरे की बेटी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द प्रीस्ट रिवील्ड। दोस्तों रिवील का मतलब होता है किसी बात का खुलासा करना, उसे रिवील कहा जाता है। जो पुजारी था उसने खुलासा किया दैट शी वॉज अ वॉशरमैन्स डॉटर, की वो एक मछुआरे की बेटी है। द प्रिंस वॉज मैडली इन लव विद हर। मैडली इन लव का मतलब होता है बहुत अधिक प्यार में पड़ जाना, एकदम पागलपन की हद से। तो क्या अर्थ हुआ, जो राजकुमार था वॉज मैडली इन लव विद हर, वो मतलब उसके प्यार में बहुत बुरी तरह से उसके प्यार में पड़ गया, उससे प्यार हो गया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वुड मैरी हर और रिमेन अ बैचलर ऑल हिज लाइफ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना, कि चीज़ का ऐलान करना, उसे डिक्लेयर कहते हैं। सेकंड फॉर्म में डिक्लेयर्ड, उसने ऐलान किया कि ही वुड मैरी हर, कि वह उससे विवाह करेगा, और अन्यथा या रिमेन अ बैचलर। दोस्तों रिमेन का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब हम ऐसा दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अवस्था में बना रहेगा, तो उस अवस्था में बने रहने के लिए रिमेन का प्रयोग किया जाता है। और बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वुड मैरी हर, मतलब उसने घोषणा की कि वह उससे विवाह करेगा, और या रिमेन अ बैचलर ऑल इज लाइफ, या फिर वह अपने पूरे जीवन तक वो कुंवारा रहेगा, अविवाहित रहेगा। द प्रिंस वेंट बैक टू द टेम्पल, जो राजकुमार था वो मंदिर वापस गया। एंड टुक अ वो बिफोर द गॉडेस। दोस्तों टेक का अर्थ होता है लेना, और ये सेकंड फॉर्म में टुक, और वो का मतलब होता है कसम या फिर सौगंध। तो उसने क्या मतलब हुआ कि वह राजकुमार मंदिर वापस गया। एंड टुक ए वो, और उसने एक शपथ ली बिफोर द गॉडेस। बिफोर मतलब सामने, बिफोर द गॉडेस देवी, बिफोर द गॉडेस आइडल मतलब कि देवी की मूर्ति के सामने उसने शपथ ली। दैट की, यदि, दैट की
इफ़ यदि ही मैरिड द गर्ल कि यदि उसका विवाह उस लड़की से होता है विवाह, ही वुड ऑफर हिज हेड टू द गॉडेस एज थैंक्स। और ऑफर का मतलब होता है अर्पित करना, देना। तो उसने क्या कहा, उसने क्या शपथ ली देवी की मूर्ति के सामने की, दैट इफ़ ही मैरिड द गर्ल कि यदि उसका विवाह लड़की से होता है, ही वुड ऑफर हिज हेड टू द गॉडेस मतलब वह देवी को अपना सर अर्पित करेगा एज थैंक्स धन्यवाद के रूप में। चलिए आगे देखिए। द प्रिंस टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज वो। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेल का मतलब बताना, सेकंड फॉर्म में टोल्ड, और वो मतलब का अभी मैंने आपको ऊपर बताया, वो का मतलब कसम या सौगंध। द प्रिंस टोल्ड हिज फ्रेंड मतलब राजकुमार ने अपने दोस्त को बताया, अबाउट हिज वो राजकुमार ने अपने दोस्त को अपनी सौगंध के बारे में बताया। अंगद ट्राइड टू डिसुएड द प्रिंस बट फील्ड। दोस्तों डिसुएड का अर्थ आप नोट कर लीजिए। डिसुएड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिसुएड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम ना करने को कहना, उसे काम करने से रोकना, उसे डिसुएड किया कहा जाता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप इसे नोट कर लीजिए, DISSUADE। किसी को व्यक्ति को काम करने से रोकना उसे डिसुएड कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, अंगद ट्राइड टू डिसुएड द प्रिंस मतलब अंगद ने उसे राजकुमार को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, बट फेल्ड लेकिन वो विफल हो गया। The king noticed that lately his son always wore a gloomy look। नोटिस मतलब क्या होता है, किसी बात पर ध्यान देना। जो राजा था उसने इस बात पर ध्यान दिया, दैट लेटली मतलब कि आगे चलकर बाद में, हिज सन जो उसका बेटा था, ऑलवेज वोर अ ग्लूमी लुक। ग्लूमी का मतलब होता है गमज़दा या कह सकते हैं उदास, कि जो उसका बेटा था वो हमेशा उदास रहता था, मतलब उदास दिखता था। ही वॉन्टेड टू नो, वॉन्ट मतलब चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड। और दोस्तों जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। नो मतलब जानना, तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉन्टेड टू नो। और ये जो ही है वो राजा के लिए यूज़ किया गया। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था। द रीज़न मतलब एक कारण जानना चाहता था। अंगद टोल्ड द कॉज ऑफ द सैडनेस ऑफ द प्रिंस। और जो अंगद था उसने बताया द कॉज, कॉज का मतलब कारण, वजह, उसने वजह बताई, कारण बताया, ऑफ द सैडनेस उदासी की, ऑफ द प्रिंस राजकुमार के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह जानना चाहता था, रीज़न कारण जानना चाहता था, और जो अंगद था उसने राजकुमार की उदासी का जो कारण था, जो उसकी वजह थी, उसका अंगद ने वो बताया। टू द किंग, किसे बताया, टू द किंग मतलब उसने राजा को बताया। एट फर्स्ट मतलब पहले तो, द किंग वॉज वेरी एंग्री, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, क्रोधित था। बट देन लेकिन फिर, ही अग्रीड टू गेट द प्रिंस मैरी हर फॉर हिज हैप्पीनेस। दोस्तों अग्री मतलब होता है सहमत हो जाना, राज़ी होना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड। तो इसका क्या अर्थ हुआ, बट देन मतलब लेकिन फिर, ही अग्रीड लेकिन फिर वो सहमत हो गया, टू गेट द प्रिंस मैरी हर की, फिर वो राजकुमार की शादी उससे करवाने के लिए सहमत हो गया, फॉर हिज हैप्पीनेस उसकी खुशी के लिए। और दोस्तों हैप्पीनेस नाउन है जिसका मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि पहले तो जो राजा था वो नाराज़ हो गया, लेकिन उसके बाद वह उसकी शादी उससे, और ये जो हर है उस लड़की के बारे में बात हो रही है, उससे करवाने के लिए वो राज़ी हो गया, फॉर हिज हैप्पीनेस उसकी खुशी के लिए। और किसकी खुशी के लिए, ये राजकुमार के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे देखिए। 10 मतलब इस प्रकार से, द प्रिंस गॉट मैरिड टू द डॉटर ऑफ द वॉशरमैन। क्या अर्थ हुआ, 10 इस प्रकार से जो प्रिंस था उसका विवाह मछुआरे की बेटी से हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली। दोस्तों हैप्पीली जो है वो एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है खुशी से। और आप देखेंगे जो ज़्यादातर एडवर्ब है वो ly पे ख़त्म होते हैं। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। लिव मतलब रहना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। ही लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली मतलब वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा, खुशी से रहता था। चलिए आगे देखिए।
वन डे द ब्राइड सेड, दोस्तों ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ये नाउन है। वन डे द ब्राइड सेड मतलब एक दिन दुल्हन ने कहा, मास्टर आई हैव बीन हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मास्टर का मतलब आमतौर पर मालिक होता है, उसके अलावा मास्टर का मतलब स्वामी भी होता है। और ये जो हमारा वाक्य है आई बीन हेयर, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैव के साथ बीन का प्रयोग किया गया है। तो उसने क्या कहा कि वन डे द ब्राइड सेड, एक दिन दुल्हन ने कहा, मास्टर मतलब स्वामी, आई हैव बीन हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ। आई वॉन्ट टू सी माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को देखना चाहती हूँ। सी मतलब देखना, मिलना। तो उसने क्या कहा? मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। प्लीज़ अलाउ मी, अलाउ मतलब होता है अनुमति देना। प्लीज़ अलाउ मी, कृपया मुझे अनुमति दें। टू स्टे विद दैम मतलब कृपया मुझे उनके साथ रहने की अनुमति दें। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। श्योर डार्लिंग मतलब ठीक है प्रिय। आई विल लीव यू विद दैम टुमारो, और लीव का मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना, छोड़ना, उसे लीव कहा जाता है। आई विल लीव यू विद दैम टुमारो मतलब मैं आपको कल उनके पास छोड़ दूंगा। द प्रिंस प्रॉमिस, जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसने वादा किया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रिंस सेट आउट विद हिज वाइफ फॉर द वॉशरमैन्स हाउस। सेट आउट का मतलब होता है निकल पड़ना। अगले दिन जो राजकुमार था वो अपनी पत्नी के साथ मछुआरे के घर के लिए निकल पड़ा। हिज फ्रेंड अंगद वॉज ऑल्सो विद दैम, और जो उसका दोस्त अंगद था वो भी उनके साथ था। और दोस्तों दैम का मतलब होता है उनके, ये जो दैम है ये ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है प्रयोग। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो दैम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हिज फ्रेंड अंगद वॉज ऑल्सो विद दैम, उसका दोस्त अंगद भी उनके साथ था। दे वर राइडिंग अ चैरियट, दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर के साथ थर्ड फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और चैरियट का मतलब होता है रथ, और दे का मतलब वे या वे लोग। दे एक प्लूरल नाउन है, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर राइडिंग अ चैरियट मतलब वे एक रथ पर सवार थे। एज द चैरियट वॉज पासिंग बाय, और दोस्तों पास बाय को आप नोट कर सकते हैं। पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। एज द चैरियट वॉज पासिंग बाय द टेम्पल मतलब जैसे कि जो चैरियट था, रथ था, वो मंदिर के पास से होकर गुजर रहा था। द प्रिंस सडनली रिमेंबर्ड हिज वो, और दोस्तों सडनली मतलब अचानक, रिमेंबर मतलब याद आना, वो मतलब कसम। तो क्या अर्थ हुआ? द प्रिंस सडनली रिमेंबर्ड हिज वो मतलब जो राजकुमार था उसे अचानक हिज वो मतलब अपनी सौगंध, उसे या कह सकते हैं अपनी कसम, अपनी सौगंध उसे याद आई। और दोस्तों जैसा आपने कहानी में शुरू में सुना था कि जो राजकुमार था उसने देवी की मूर्ति के आगे ये कसम ली थी कि यदि मेरा विवाह इससे हो जाता है तो मैं अपने सर को अर्पित करूंगा। तो ये उसी सौगंध के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जब वो जो उनका रथ जब एक मंदिर के मतलब उस मंदिर के पास से होकर गुजरा तो जो राजकुमार था उसे अचानक अपनी सौगंध याद आई। ही फेल्ट अशेम्ड एट बीइंग अनट्रू टू द गॉडेस, दोस्तों फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, और अशेम्ड का मतलब होता है लज्जित या शर्मिंदा। ही फेल्ट अशेम्ड मतलब उसे मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई। क्यों महसूस हुई? एट बीइंग अनट्रू मतलब कि अनट्रू का मतलब होता है दोस्तों ये ट्रू का अपोजिट है। ट्रू मतलब सच्चा, और अनट्रू का मतलब जो कि सच्चा ना हो, मतलब उसके खुद पर सच्चे ना होने पर उसे अपने शर्मिंदगी महसूस हुई। टू द गॉडेस मतलब खुद का देवी के प्रति सच्चा ना होने पर उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ही हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज वो, और दोस्तों देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और फॉरगेट मतलब भूलना, थर्ड फॉर्म है फॉरगेटन। तो आप ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, याद रखें इस बात को, जब किसी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज वो मतलब वह अपनी सौगंध के बारे में भूल चुका था। ही सैड टू हिज वाइफ एंड फ्रेंड, और दोस्तों सैड ये जो है से की सेकंड फॉर्म है। ऐसे वाई से मतलब कहना,
और सेकंड फॉर्म है सैड, SAID, तो इसे सैड पढ़ेंगे। एक SAD सैड भी होता है और SAD सैड का मतलब होता है उदास, लेकिन ये SAID है जो कि SAY से की सेकंड फॉर्म है। से मतलब क्या है ना, सेकंड फॉर्म सैड। ही सैड टू हिज वाइफ एंड फ्रेंड, मतलब उसने अपनी पत्नी और दोस्त से कहा। वेट फॉर मी मतलब मेरा इंतज़ार करो। आई विश टू पे ओबिसेंस टू द गॉडेस, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ओबिसेंस का मतलब होता है नमन, आदर भाव, श्रद्धांजलि, से ओबिसेंस कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि आई विश टू पे ओबिसेंस टू द गॉडेस, मतलब मेरी देवी को नमन करने की इच्छा है। इन द टेम्पल, मंदिर में। द प्रिंस अपोलोजाइज्ड फॉर द डिले, दोस्तों अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, सेकंड फॉर्म में अपोलोजाइज्ड। और क्या मतलब हुआ इसका कि इन द टेम्पल, मंदिर में, द प्रिंस अपोलोजाइज्ड फॉर द डिले, जो राजकुमार था उसने इस डिले के लिए मतलब देरी के लिए माफ़ी मांगी। देन फिर ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड, दोस्तों टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना और सेकंड फॉर्म है टुक आउट, और हिज मतलब अपनी। देन फिर ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, फिर उसने अपनी तलवार बाहर निकाली। एंड सेवर्ड हिज हेड, क्या मतलब हुआ दोस्तों? SEVER, सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। SEVER, सेवर का मतलब होता है काट कर, अलग कर देना, पृथक करना, उसे सेवर कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म है सेवर्ड, और ये सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर लीजिए, जिसका मतलब होता है काट के अलग कर देना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? देन फिर ही टुक आउट हिज सोर्ड एंड सेवर्ड हिज हेड, मतलब फिर उसने अपनी तलवार बाहर निकाली एंड सेवर्ड हिज हेड, और अपने सर को धड़ से अलग कर दिया, मतलब अपना सर काट दिया। When the prince did not return for a long time, मतलब कि जब राजकुमार बहुत लंबे समय तक नहीं वापस आया, नहीं लौटा। अंगद went into the temple to investigate, जो अंगद था वो मंदिर में गया। to investigate मतलब इस चीज़ की जांच करने के लिए कि वो क्यों नहीं आया। he found, उसने पाया, the prince dead, ही फाउंड द प्रिंस डेड, क्या मतलब हुआ? और फाउंड का ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब मिलना, पाना। ही फाउंड द प्रिंस डेड, उसने राजकुमार को मृत पाया, मरा हुआ पाया। अंगद थॉट दैट पीपल वुड सस्पेक्ट हिम ऑफ किलिंग द प्रिंस टू गेट हिज ब्यूटीफुल वाइफ, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? थिंक मतलब होता है सोचना, सेकंड फॉर्म है थॉट, तो क्या मतलब हुआ? अंगद थॉट, अंगद ने सोचा, अंगद को लगा कि पीपल वुड सस्पेक्ट हिम, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, कि जो लोग हैं वो उस पर शक करेंगे। ऑफ किलिंग द प्रिंस मतलब वो उस पर राजकुमार की हत्या करने का शक करेंगे। टू गेट हिज ब्यूटीफुल वाइफ, उसकी सुंदर पत्नी को प्राप्त करने के लिए राजकुमार की हत्या करने का उसके ऊपर वो शक करेंगे, ऐसा उसे लगा। नो वन वुड बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इन द ट्रूथ, क्या मतलब हुआ कि नो वन वुड बिलीव इन द ट्रूथ, मतलब सच पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ही मटर्ड, मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना। ही मटर्ड मतलब उसने बुदबुदाया। टू एस्केप फ्रॉम दैट स्टिग्मा ही ऑल्सो ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, और आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक वर्ब है। और स्टिग्मा ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कलंक। तो इस अर्थ का क्या हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? टू एस्केप फ्रॉम दैट स्टिग्मा मतलब उस कलंक से बचने के लिए ही ऑल्सो ड्रू हिज स्वॉर्ड, और ये ड्रो मतलब खींचना, सेकंड फॉर्म में ड्रू, और ऑल्सो मतलब भी। ही ऑल्सो ड्रू हिज स्वॉर्ड मतलब उसने भी अपनी तलवार निकाली। एंड कट ऑफ हिज हेड, और अपने सर को काट दिया। चलिए आगे देखिए। When the friends did not come out for a long time, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कम आउट मतलब बाहर आना। When the friends did not come out for a long time मतलब जब दोस्त, फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो राजकुमार था और जो उसका जो अंगद था वो दोनों दोस्त थे, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स का प्रयोग किया गया है। व्हेन दैट फ्रेंड्स डिड नॉट कम आउट फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब जब दोस्त लंबे समय तक बाहर नहीं आए। द ब्राइड वेंट इन टू सी, इन मतलब अंदर, द ब्राइड जो दुल्हन थी, द ब्राइड वेंट इन दुल्हन अंदर गई, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग की क्या हो रहा है। द सीन इनसाइड शॉक्ड हर, और वो जो सीन था, सीन का मतलब दृश्य, जो दृश्य था अंदर का जो दृश्य था, शॉक्ड हर उसने उसे हैरान कर दिया। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई दे किल्ड देमसेल्व्स, क्या अर्थ हुआ
दोस्तों देखिए यहाँ कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग वाक्यों में कब किया जाता है? जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर सका, सकी, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तो वहाँ कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आप वाक्य बना रहे हैं, वह नहीं दौड़ सका, तो इसकी वाक्य के टेल पर आ रहा है सका, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वह नहीं दौड़ पाया, वह नहीं दौड़ सका। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हमें इसमें कुड का प्रयोग करना होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही कुड नॉट रन। इस तरह से हम वाक्य को बनाएंगे। तो क्या अर्थ हुआ? शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सकी, वाई क्यों, दे किल्ड दैमसेल्स, कि वह नहीं समझ सकी कि उन्होंने अपने आप को, दैमसेल्स मतलब अपने आप, उन्होंने अपने आप को क्यों मार लिया। शी न्यू, वह जानती थी, दैट की नो वन वुड बिलीव हर, कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इफ़ शी टोल्ड, कि यदि वो बताती है, दैट की दे टुक देयर ऑन लाइव्स, की वो इस बात को जानती थी कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, कि यदि वो ये कहेगी कि दे टुक हर देयर ऑन लाइव्स, की उन्होंने अपने जीवन को खुद ले लिया। द लाइकलीहुड वॉज दैट, और इस बात की संभावना थी कि द अदर, जो दूसरे हैं, वुड सस्पेक्ट हर, द अदर वुड सस्पेक्ट हर, सस्पेक्ट मतलब शक करना, कि जो अन्य लोग हैं वो उस पर शक करेंगे, ऑफ बीइंग द कॉज, कारण होने का, इन द सेम वे, उसी तरीके से उस पर वो कारण होने का शक करेंगे। इट वॉज वेरी ईजी टू ब्लेम हर, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, इट वॉज वेरी ईजी, ये बहुत आसान था, टू ब्लेम हर, उस पर दोष रोपण करना, उस पर दोष डालना, बिकॉज क्योंकि, ऑफर लो ओरिजिन, उसके जो बिकॉज ऑफ लो ओरिजिन मतलब ये जो उस पर ब्लेम डालना, या कह सकते हैं उस पर दोष डालना बहुत आसान था, क्योंकि बिकॉज ऑफ लो ओरिजिन, क्योंकि उसके निम्न मूल के कारण, जो उसका जो निम्न मूल था उसके कारण उस पर दोष डालना बहुत आसान था। चलिए आगे देखिए। इन sheer frustration and grief, she picked up the sword of her husband to kill herself। दोस्तों sheer frustration का मतलब होता है घोर निराशा, ये एक नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? इन sheer frustration मतलब कि घोर निराशा में, एंड grief और दुख में, grief मतलब दुख, she picked up the sword of her husband, उसने अपनी पति की तलवार को उठाया, to kill herself, अपने आप को मारने के लिए, अपनी हत्या करने के लिए। just then, तभी, द गॉडेस केम अलाइव, जो देवी थी वो जीवित हो गई, एंड सैड, और कहा, डॉटर मतलब कि बेटी, नो नीड टू टेक योर लाइफ, मतलब आपको जीवन लेने की, मतलब अपना जीवन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम प्लीज्ड मतलब मैं खुश हूँ, विद ऑल ऑफ यू, आप सबसे मैं बहुत खुश हूँ, विद ऑल ऑफ यू थ्री मतलब आप तीनों से बहुत खुश हूँ, फॉर योर लॉयल्टी टू वन अनादर मतलब जो आप तीनों की एक दूसरे के प्रति वफादारी है उसके लिए मैं आप तीनों से बहुत खुश हूँ। आस्क मुझसे मांगो, आस्क व्हाट डू यू वांट मतलब मुझसे मांगो जो आप चाहती हो। चलिए आगे देखिए। ओ मदर गॉडेस मतलब कि देवी माँ, आई लव माई हस्बैंड लाइक माई ओन लाइफ मतलब मैं अपने पति से अपने जीवन की तरह अपने खुद के जीवन की तरह मैं उनसे प्रेम करती हूँ। एंड हिज फ्रेंड इज़ लाइक माई ओन ब्रदर और जो उनका दोस्त है वो मेरे अपने खुद के भाई के जैसा है, भाई की तरह है। सो इसलिए काइंडली कृपया करके रिवाइव दैम। दोस्तों रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित कर देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप इसे नोट कर लीजिए। सो काइंडली रिवाइव दैम तो कृपया करके इन्हें जीवित कर दीजिए। सो शैल इट बी ठीक है ऐसा ही होगा। पुट द हैंड्स ऑन द बॉडीज़ तो उन्होंने क्या कहा कि पुट द हैंड्स ऑन द बॉडीज़ मतलब कि जो बॉडीज़ हैं जो लाशें हैं उनके ऊपर हाथ रखो। एंड आई विल रिवाइव दैम मैं उनको रिवाइव कर दूंगी, मैं उनको पुनः जीवित कर दूंगी। द गॉडेस इंस्ट्रक्टेड जो गॉडेस थी देवी थी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, सेकंड फॉर्म इंस्ट्रक्टेड। द गॉडेस इंस्ट्रक्टेड मतलब देवी ने निर्देशित किया, निर्देश दिया। द प्रिंसेस ओबेड दोस्तों ओबे का मतलब होता है बात मानना, किसी आज्ञा का पालन करना, OBEY और सेकंड फॉर्म में ओबेड। तो क्या अर्थ हुआ? द प्रिंसेस ओबेड और जो राजकुमारी थी उसने आज्ञा का पालन किया। द गॉडेस स्प्रिंकल्ड नेक्टर ओवर द टू दोस्तों स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, छिड़काव करना, सेकंड फॉर्म है स्प्रिंकल्ड नोट कर लीजिए। और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द गॉडेस स्प्रिंकल्ड नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है अमृत। जो देवी थी उन्होंने उन दोनों पर
जो देवी थी उन्होंने उन दोनों पर नेक्टर का मतलब कि अमृत का छिड़काव किया, उन पर अमृत छिड़का। देन फिर द गॉडेस रिटर्न्ड टू हर आइडल फॉर्म, उसके बाद जो देवी थी वो अपने फॉर्म का मतलब होता है आकार, और वो अपने जो उनका जो मूर्ति का आकार था वो उसमें बदल गई। द टू रोज अप अलाइव, और वो जो दोनों थे वो उठकर जीवित उठ खड़े हुए। चलिए आगे देखिए। द प्रिंसेस वॉज ओवरजॉयड बट सून टर्न्ड इनटू डिस्पेयर, क्या अर्थ हुआ? ओवरजॉयड का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक आनंदित होना। जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा आनंदित हो गई। बट सून, लेकिन जल्दी ही, टर्न इनटू डिस्पेयर, वो बहुत जल्दी निराश हो गई, मायूस हो गई। डिस्पेयर का मतलब निराश, मायूस। इन हेस्ट, दोस्तों हेस्ट एक नाउन है जिसका अर्थ होता है जल्दबाजी, उसे हेस्ट कहा जाता है। इन हेस्ट मतलब कि जल्दबाजी में। एंड कन्फ्यूज़न मतलब कि जल्दबाजी और भ्रम में, कन्फ्यूजन मतलब भ्रम, जल्दबाजी और भ्रम में। शी हैड पुट रॉन्ग हेड्स, उसने गलत सरों को रख दिया था। पुट मतलब रखना, उसने गलत सरों को रख दिया था। ऑन रॉन्ग बॉडीज़, गलत शरीरों पर गलत सरों को रख दिया था। एज अ रिजल्ट मतलब कि परिणाम स्वरूप, द हेड ऑफ द प्रिंस, जो राजकुमार का सर था, वॉज ऑन अंगद्स बॉडी, वो अंगद के शरीर पर था। एंड अंगद्स हेड, और जो अंगद का सर था, वॉज ऑन द प्रिंसेस बॉडी, वो राजकुमार के शरीर पर था। आगे देखिए। नाउ अब द प्रिंसेस वॉज इन अ ग्रेट डायलेमा, दोस्तों डायलेमा एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दुविधा, धर्म संकट, उसे डायलेमा कहा जाता है। नाउ अब द प्रिंसेस वॉज इन अ ग्रेट डायलेमा, जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो बहुत एक बड़ी दुविधा में थी। क्यों दुविधा में थी? एज, जैसे कि टू हु शी वुड एक्सेप्ट, कि वो किसको स्वीकार करेगी। एज हर हस्बैंड, वो अपने पति के रूप में किसे स्वीकार करेगी। आगे देखिए। आफ्टर सम थिंकिंग मतलब थोड़ा सोचने के बाद, शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। एंड वेंट टू बी बाय द साइड ऑफ वन ऑफ देम, और वो उनमें से एक के पास जाके वो खड़ी हो गई, वन ऑफ देम, एज हिज वाइफ, उसके पत्नी के रूप में। चलिए आगे देखिए। बेताल सेड, बेताल ने कहा, यू हर्ड द स्टोरी, तुमने, और दोस्तों ये हमारे पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। HEAR, हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म में हर्ड, तो क्या हुआ अर्थ? बेताल सेड, बेताल ने कहा, यू हर्ड द स्टोरी, तुमने कहानी सुनी। हु शुड द प्रिंसेस एक्सेप्ट एज हर लॉजिकल हस्बैंड, लॉजिकल मतलब तार्किक, तो उसने क्या कहा? हु शुड द प्रिंसेस एक्सेप्ट एज हर लॉजिकल हस्बैंड। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर सलाह या फिर सुझाव को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हु शुड द प्रिंसेस एक्सेप्ट एज हर लॉजिकल हस्बैंड, मतलब कि राजकुमारी को किसे, हु मतलब किसे, अपने तार्किक पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। स्पीक विक्रम, विक्रम बोलो। दैट्स इजी वन, ये बहुत आसान है। बेताल, शी डिड एंड शुड एक्सेप्ट द वन विद द हेड ऑफ द प्रिंस ओवर अंगद्स बॉडी। क्या अर्थ हुआ? शी डिड, उसने किया, एंड शुड, और उसे करना चाहिए, एक्सेप्ट, स्वीकार करना चाहिए, द वन, उसको, विद द हेड ऑफ द प्रिंस, मतलब जिसके पास या मतलब जिसके ऊपर राजकुमार का सर है, ओवर अंगद्स बॉडी मतलब जिसका सर, मतलब प्रिंस का सर जिसके ऊपर है, मतलब कि अंगद की जो बॉडी है उसके ऊपर उसे स्वीकार करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि अ पर्सन लिव्स इन वंस ब्रेन, क्योंकि एक जो व्यक्ति है वो दिमाग में रहता है, इन वंस ब्रेन, विच इज़ कंटेन्ड इन द हेड, जो कि सर में होता है। दैट्स वेयर हर लॉजिकल हस्बैंड लिव्स, जहाँ उसका लॉजिकल जो तार्किक पति है वो रहता है। तो उसका कहने का अर्थ क्या था कि जो एक व्यक्ति है उसके दिमाग में ही वो व्यक्ति वास करता है, रहता है, और जो दिमाग है वो कहाँ होता है? वो सर में होता है। तो उसके अनुसार जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस बॉडी के ऊपर राजकुमार का सर था वही उसका एक लॉजिकल हस्बैंड होगा। आई न्यू, मैं जानता था, दैट यू विल नो द आंसर, कि तुम्हें जवाब पता होगा। यू स्पीक, तुमने बोला, एंड आई गेट फ्रीड, और मैं आज़ाद हो गया। हेयर आई गो, अब मैं जाता हूँ।
बेताल फ्लू अवे, जो बेताल था वो उड़ गया। फ्लैप 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 इस तरह की आवाज़ करते हुए। विक्रम रैन आफ्टर बेताल, रन आफ्टर मतलब भागना, पीछे भागना, सेकंड फॉर्म में रैन। विक्रम रैन आफ्टर बेताल, और जो विक्रम थे वो उसके पीछे भागे। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में आपने कुछ नए वर्ड मीनिंग को सीखा होगा। और यदि आपने आज की कहानी में कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसे ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको एक होमवर्क आज भी दूंगा। मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा और आपको उन्हें वाक्य में यूज़ करना है, उन्हें और 2 वाक्य बनाने हैं और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है हर्ड। दोस्तों HEAR, हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म में हर्ड। हियर का मतलब सुनना होता है, सेकंड फॉर्म में हर्ड। तो आप कोई भी वाक्य बनाएं, चाहे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। आपको एक वाक्य बनाना है जहां पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। चलिए अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है लिव्स। दोस्तों LIVE, लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, और ये जो लिव्स है ये 5th फॉर्म है। तो आपको एक वाक्य बनाना है, तो यदि आप चाहें तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं लिव, चाहें तो आप 5th फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं उनका प्रयोग करके, और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।